प्रिय विद्यार्थियों एवं पाठकों, आज हम हिंदी भाषा विमर्श के तहत हिंदी की आत्मा पर विचार विमर्श करेंगे। हिंदी की आत्मा से मतलब ये एक पुस्तक का नाम है और इसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर, जिन्होंने बहुत सारी किताबें विमर्श पर लिखी और वो चर्चित भी हुई। ये किताब भी काफ़ी पुरानी है, लेकिन हिंदी भाषा पर लिखी गई कोई 125 पुस्तकों में काफ़ी अहम स्थान रखती है। हिंदी की आत्मा शीर्षक से जब ये किताब सामने आती है, पाठक जब इससे गुजरता है तो उसके बहुत सारे पूर्वग्रह जो होते हैं वो साफ हो जाते हैं। जैसे मकान में लगे जाड़े झाड़ू से साफ किए जाते हैं, कुछ इसी तरह से इस पुस्तक से गुजरने वाले पाठक ये महसूस करते हैं कि इस किताब को लेकर के इस लेखक ने जितनी मेहनत की है और ईमानदारी से जितना शोध किया है, उसे हम वैज्ञानिक शोध कह सकते हैं। जब इस पुस्तक से हम गुजरते हैं तो पूर्वग्रह से तो मुक्त होते ही हैं। जैसे कि कोई भी बिना तकनीकी के कह देता है संस्कृत से संबंध क्या व कैसे हैं, खासकर इस विषय पर जिस तरह से तह में जाकर के, गहराई में जाकर के आपने जितनी खोजबीन और तथ्य जुटाए हैं वो तारीफ काबिल है। संस्कृत से संबंध अक्सर लोग कह देते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है, भारतीय भाषाओं की। लेकिन जब हम इस पुस्तक से गुजरेंगे तब हमें पता चलेगा कि तद्भव और तत्सम शब्द जो हिंदी में हैं, बेशक तत्सम शब्द यहाँ पर है, इतना ही संबंध हिंदी का संस्कृत से जुड़ता है। अगर लोग ये कह देते हैं कि संस्कृत जननी है, वो पूर्वग्रह है। उससे पहले ऐसे पाठकों को चाहिए कि वे लेखक की खास पुस्तक हिंदी की आत्मा से उन्हें गुजरना चाहिए। तब उन्हें एहसास होगा कि कोई भी भाषा किस तरह से जन्म लेती है। जो भाषा बड़े लंबे चौड़े क्षेत्र तक अपना असर रखती हो, आंदोलन के बाद तेजी से विकास कर रही हो, उसके पीछे महज तत्सम शब्द को देखकर या तद्भव शब्दों को देख करके ये कह दिया जाए कि वही माँ है, बल्कि ये कह सकते हैं कि वो जननी नहीं भगिनी है, यहां तक मंजूर किया जा सकता है। तो पुस्तक से गुजरने के बाद पाठक तार्किकता के साथ, गंभीरता के साथ आगे बढ़ता है और भाषाई ज्ञान उसे अर्जित होता है। इसलिए हिंदी की जब भी बात होती है, वो मंच चाहे 2 आदमियों का हो या सैकड़ों का, तब ये सवाल उठ जाता है कि किसी भी भाषा का संस्कृत से संबंध हो सकता है नहीं, हो सकता है। और कुछ अंधभक्ति में बह करके कह देते हैं ये देव भाषा है। लेकिन कोई भी भाषा जन्म लेती है, लोगों के द्वारा प्रयोग करने पर उसका फैलाव होता है। लेकिन संस्कृत और अंग्रेजी आज जिस तरह से
अगर हम इन दोनों भाषाओं की बात करें तो पता चलेगा कि संस्कृत भारतीय प्रदेशों में प्राचीन काल से पढ़ने लिखने की भाषा रही। और दूसरा संबंध ये कह सकते हैं कि जिस तरह से अंग्रेजी सत्ता की भाषा रही, इसी तरह से संस्कृत भी इस देश के सत्ता संस्थानों से जुड़ी रही। इससे भी एक आशय ये निकल करके आता है कि सत्ता से जुड़ करके कोई भी भाषा बेशक वो सत्ता के सूत्रों तक पहुंच सकती है, लेकिन आम जन तक पहुंचे ये कहना ठीक नहीं होगा। अंग्रेज भारत में आए, गुलाम बनाया देश को, चंद लोग अंग्रेजी में अपनी बात करते रहे और यहां शासन करते रहे, लेकिन आज भी आम जनता अपनी मातृभाषा का इस्तेमाल करती है, न संस्कृत का न अंग्रेजी का, बल्कि वो क्षेत्रीय हर प्रदेश की अपनी भाषा हुआ करती है। सो अपने प्रदेश की भाषा बोलते हैं और उस प्रदेश की बोलियां हुआ करती है, हर क्षेत्र के लोग उन बोलियों का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए सवाल ये उठता है कि किसी भी बालक की पढ़ाई, प्राथमिक पढ़ाई उसकी मातृभाषा में ही होनी चाहिए, चाहे वो कुछ भी क्यों न हो। लेकिन ये सुविधा अभी तक कम से कम भारत में और कई देशों में नहीं मिल पा रही है। किसी भाषा की जीवंतता इस बात का सबूत है कि वो विमर्श में है, विचार विमर्श बराबर उस पर हो रहा है, और हिंदी इस अर्थ में खरी उतरती है। ठीक वैसे ही जिस तरह से जीवन द्वंद्वमय है, यानी जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, जीवन स्मूथली नहीं चला करता, सीधी पगडंडी की तरह नहीं। ठीक इसी तरह से हिंदी भाषा को लेकर के भारत में द्वंद्व मचा रहता है, एक मतता नहीं है। इसके कई कारण हैं। ये सच है जिस तरह से कि जीवन में द्वंद्व है, ठीक इसी तरह से भाषा को लेकर के, हिंदी भाषा को लेकर के भी ये यहाँ बखूबी देखा जा सकता है। इसे हम इस भाषा की जीवंतता कह सकते हैं, और इस अर्थ में संस्कृत के बजाय अंग्रेजी में जिस तरह से जीवंतता है, वो जीवंतता हिंदी में दिखाई देती है। संस्कृत एक तरह से मृत भाषा का दर्जा प्राप्त कर सकती है। उसे हम देव भाषा कहें, गर्व कर लें कि देवताओं से मुंह से निकली हुई भाषा है। ये अवैज्ञानिक शब्दावली है जिसका प्रयोग हम बेवजह फिजूल में गर्वानुभूति करते हुए गर्व किया करते हैं। ये उचित नहीं है। किसी भी विमर्श में शब्दों और समस्याओं की तह तक जाने की जरूरत है। देश लंबे समय तक गुलाम रहा और गुलामी के दौरान उसकी भाषा आम जनता की कभी नहीं रही, चंद लोगों की भाषा हुआ करती थी। जिस तरह से जब मुस्लिम यहां आए तब अरबी फारसी का इस्तेमाल हुआ। हिंदुस्तान में रहने वाले जो संस्कृत का पठन पाठन करते रहे हों, उन सबको भी अरबी फारसी का ज्ञान अर्जित करना पड़ा, उस सत्ता से जुड़े रहे। जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने अपनी अंग्रेजी चलाई, इसके बावजूद आज भी उर्दू, अरबी फारसी के शब्द न्यायालय में इस्तेमाल किए जाते हैं। 800 साल तक जो भाषा कामकाज की भाषा बनी रही, भूमि नापने, कार्यालय, यहां तक कि न्यायालय की बहुत सारे शब्द वकीलों की जुबानी चलते हैं, वो
अरबी फारसी के ऐसे शब्द हैं जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक इसी तरह से अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल आज भी और होता रहेगा, चूंकि इसके पीछे गुलामी की मानसिकता रही है और यही कारण है कि हम इन दोनों भाषाओं से मुक्त नहीं हो सके। तीसरी भाषा जिसे हम संस्कृत कहते हैं, उस देश के राजा महाराजाओं राजकुमारों से जुड़ी रहने के कारण उससे हम गर्व महसूस कर सकते हैं कि ये बड़े लोगों की भाषा रही। और आज भी जिस पर हम गर्व करते हैं तो इसमें लोकतांत्रिकता का अभाव झलकता है। हर दौर में राजभाषा चंद लोगों की रही है, कभी भी उस भाषा को आम जन तक नहीं पहुंचाया जा सका। यही कारण है कि देश में हिंदी भाषाभाषी होते हुए भी संस्कृत पढ़ने लिखने बोलने वाले या अंग्रेजी को बोलने लिखने वाले कितने पाए जाते हैं, आप अपने गिरेबान में झांक करके देख सकते हैं। जो गर्व करते हैं वो भी एक बार गहराई से सोचें या हिंदी की आत्मा डॉक्टर धर्मवीर की इस पुस्तक का पठन पाठन कर लें, आप बखूबी जान जाएंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्कृत या अंग्रेजी जनता पर थोपी गई भाषाएं हैं जो सत्ता के बल पर, डंडे के बल पर चलाई जाती है या गुलाम मानसिकता के तहत लोग इसे अपनाते हैं कि हमें सत्ता से जुड़े रहना है, लेकिन जनता से दूरी अपने आप बन जाती है। दूसरे शब्दों में यूं कह सकते हैं कि सत्ता से जुड़ा वर्ग इलीट वर्ग हुआ करता है और इलीट वर्ग जनता से दूरी बनाए रखना चाहता है। इसीलिए वो ऐसी भाषा का, टिपिकल भाषा का, जो संस्कृत हो सकती है, अंग्रेजी हो सकती है, उर्दू अरबी फारसी हो सकती है, उस भाषा का इस्तेमाल करके सत्ता से जुड़ करके फक्र महसूस करता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इलीट लोग ऐसी भाषाओं को जिंदा रखने में मददगार बना करते हैं। एक बात साफ जाहिर है कि लोग पूर्वग्रहों के शिकार होते हैं। हिंदी के संबंध में भी इसी तरह से पढ़े लिखे लोगों में भी ये पूर्वग्रह बने हुए हैं। ये पूर्वग्रह हो सकता है कुछ पाठकों के दिमाग में, चाहे वो बीए एमए कर लें, इसके बावजूद वो सर्विस कर लें या शिक्षक भी हो जाएं, तब भी वो पूर्वग्रह साफ नहीं हुआ करते। डॉक्टर धर्मवीर पैसे से आईएएस अधिकारी होते हुए भी अपने कार्यकाल में छुट्टियां लेकर के किताब लिखने के लिए वो छुट्टी लेकर के रहा करते थे और कम से कम इस पुस्तक को लिखने में भी उन्होंने अपने खास पैसे से छुट्टी लेकर के ये काम किया। आप जो छायाचित्र देख रहे हैं, स्वर्गीय कहा जा सकता है डॉक्टर धर्मवीर, जो विमर्श करते हुए रचनाएं करते रहे। दलित विमर्श के तहत आपकी दर्जनों किताबें आई, आप चर्चित रहे, विवादास्पद रहे, लोग उंगलियां उठाते रहे उनकी बला से, लेकिन जो कहना था वो कह के रहे। हम भाषा को लेकर के कह सकते हैं कि ये गुलाम मानसिकता का प्रतीक है, जिसमें हम अंग्रेजी या संस्कृत का एक तरफा बयां करते हैं। उसके पीछे सोची समझी साजिश हुआ करती है, षड्यंत्र हुआ करता है और इसके पीछे राजनीति काम कर रही होती है। राजनीति की दशा और दिशा देखी जा सकती है कि राजनीति जिसे कहते हैं, सही अर्थों में अगर की जाए तो हमारे सामने एक शख्स उभर कर के आता है
महात्मा राष्ट्रपिता गांधी, जिन्होंने भी राजनीति की थी, लेकिन आज कोई भी राजनेता उस फक्र से नहीं कह सकता कि वो दावे से कह सके कि वो देश के लिए राजनीति कर रहा है। या तो वो अपनी पार्टी के लिए कर रहा है, या अपने लिए कर रहा है, या क्षेत्र विशेष के लिए, जाति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए, लेकिन देश के लिए कोई राजनेता हुआ एकमात्र गांधी। जब वो कहते हैं भाषा को लेकर के, तब वो खुलेआम स्पष्ट शब्दों में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा कह देते हैं, और इतना कह देते हैं कि अगर देश की आजादी के बाद वो जिंदा रहे तो दो चीजों के लिए लड़ेंगे, इन सत्ता में बैठे नेताओं से और हिंदी भाषा के लिए। तो उनकी लड़ाई अपनों से होने वाली है, लेकिन वो अंधी राजनीति जिनकी गोली का शिकार महात्मा गांधी हो जाते हैं। इस तरह से वर्तमान राजनीति को देखा जा सकता है। एक राजनीति के नायक है, दूसरे खलनायक दिखाई देते हैं। ये साफ इशारा है कि वो राजनीति कैसे की जाती है देश के लिए, वो एकमात्र नायक महात्मा गांधी हुआ करते थे। आज के नेता नहीं, खलनायक ज्यादा साबित हो सकते हैं अगर ठीक से पड़ताल की जाए। तो महात्मा गांधी को हम नमन करते हैं कि जिन्होंने देश को न केवल आज़ादी दिलाई, बल्कि सत्याग्रह उसूल पर चलता हुआ ये फकीर, हिंदी का विकल्प कोई नहीं। महात्मा गांधी के शब्द इस वाक्य के आसपास ठहरते हैं। इतने दावे के साथ ये फकीर ही बोल सकता है, जो महलों में रहते हैं वो न जाने क्या क्या बचाते हैं, और बचाने के चक्कर में नहीं समझ पाते और उल जुलूल भाषा को भी कुछ भी कह देते हैं। देश के संदर्भ में एक अपनी भाषा का कोई विकल्प नहीं हो सकता, यानी हर देश की अपनी भाषा होनी ही चाहिए। नहीं हो पा रही है तो इसे गुलाम मानसिकता के अलावा कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हम अपने गिरेबान में झांकने से कतराते हैं। कमाल अतातुल तुर्क, जो भाषा के नजरिए से अगर देखा जाए तो तुर्की को जिस तरह से वो अपनी राष्ट्रभाषा घोषित करते हैं, महात्मा गांधी ने भी कहा था कि मुझे एक दिन का भी शासक बनाया जाए तो मैं हिंदी के लिए, केवल हिंदी देश के लिए राजभाषा हो सकती है, और उसी दिन से आरंभ हो जानी चाहिए जिस दिन देश आजाद होता है। हम इस अर्थ में कह सकते हैं कि जब हिंदी की आत्मा शीर्षक जब आपने देखा तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा करें। एक शब्द आता है, हिंदी की जीनियस क्या है, यानी हिंदी की आत्मा जिसे कहते हैं। हिंदी की भी आत्मा हो सकती है, केंद्रीय भाव हो सकता है, तो वह है हिंदी की जीनियस, खास पहचान, प्रकृति की। ये भाषा अगर आम जन जिसे सहजता से बोल सके, समझ सके, वो ऐसे शब्द किसी भी भाषा से सहज ग्रहण कर सकती है, चाहे वो संस्कृत हो, अरबी फारसी हो, अंग्रेजी हो या क्षेत्रीय हो, विश्व की कोई भी भाषा क्यों न हो। इसे हिंदी की जीनियस कहा जा सकता है, और धर्मवीर भारती इसी पर फोकस करते हैं। इस अर्थ में हिंदी लोकतांत्रिक भाषा है। इस लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए उसकी अपनी भाषा होना बेहद जरूरी है। लोक की सरकार है तो लोक भाषा भी होनी चाहिए, तब लोक भाषा ही एकमात्र आधार है कि हिंदी का विकल्प कोई नहीं हो सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हिंदी राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, लोक भाषा है। इसको अपनाने की जरूरत है। धन्यवाद। इस वीडियो को देखते रहें और
आगे आप अन्य वीडियो देखें उसके पहले